रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर, ओबा फेमी और ऊपर टंगा हुआ है हेल इन अ सेल। क्या लगता है कैसा हुआ होगा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड? Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जो कि समर स्लैम से पहले मंडे नाइट रॉ का गो होम एडिशन था। और देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज शो पर हमको क्या चीजें दी हैं या फिर क्या गुल खिलाए हैं। सबसे पहले आज जो एक चीज मैंने नोटिस करी कि जो एंट्रेंसेज होती हैं सुपरस्टार्स की, मतलब एंट्रेंस मतलब रैंप वाली एंट्रेंस नहीं, वो जो बताते हैं कि अरीना में एंटर कर गए हैं सुपरस्टार्स, आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो चीज नहीं दिखाई थी। और शो की स्टार्टिंग में ही हमको दिखा था कि हेल इन अ सेल भाई ऊपर टंगा हुआ है, तो ये स्पेशली उसको लेके आए थे। अब देखो हेल इन अ सेल का पूरा वो स्टेज स्ट्रक्चर वैसे बनाना वो एक अलग ही बिल्कुल खेल होता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज उसको मंडे नाइट रॉ पर टांगा था। मतलब मेहनत तो उन्होंने करी थी, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई अच्छा आज शायद कुछ अलग डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी। फिर अगर वो केज ऐसे अलग से डाल के ला रही है और स्टार्टिंग में ही वो हेल इन अ सेल का जो केज है वो नीचे आने लग गया, वही जो डब्ल्यूडब्ल्यू का बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उस टाइम पे, वो थोड़ा सस्पेंस वाला ड्रामेटिक वाला, और वो जो आग है वो भी निकल रही होती है। मतलब पहला ही सेगमेंट शो पर होने वाला था ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी का रिंग में, जैसे मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि इनका वे इन वाला सेगमेंट होने वाला है। तो ट्रिपल एच और एडम पियर्स दोनों ही थे। सबसे पहले हमें ओबा फेमी देखते हैं पीछे से, जो कि सिक्योरिटी वाले बंदों के साथ आता है। एकदम से ही फ्रेम में ना ब्रॉक लेसनर भी आ जाते हैं। वो स्प्लिट फ्रेम था, एक सेकंड को मुझे लगा कि ये दोनों साथ में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो जो स्प्लिट था वो ऐसा था, वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। सबसे पहले एंट्रेंस होती है ओबा फेमी की, वो अपनी अपनी एंट्रेंस करके रिंग में आते हैं। उसके बाद उन्होंने ट्रिपल एच और एडम पियर्स के साथ हैंडशेक किया, और एडम पियर्स बताते हैं कि सिर्फ 5 दिन रह गए हैं इस हेल इन अ सेल के मैच के लिए, लेकिन इससे पहले कि हम लोग वहां पे जाएं वो ओबा फेमी को कहते हैं वो जो स्केल है उस पर खड़े होने के लिए। और मैं यही देखना चाहता था कि विंस मैकमैन के टाइम पे तो भाई वो कुछ भी लगा देते थे वहां पे, लेकिन क्या इस बार ये सही तरीके से हमको बताएंगे कि कैसे वे मतलब लिटरली हमको नंबर्स दिखेंगे? ये तो भाई थोड़े और भी ज्यादा चोमू किस्म की चीज मुझे लगी कि हमको दिखाई ही नहीं दे रहा, वो बस बता रहा है एडम पियर्स अपने मुंह से कि 302 या 303 पाउंड ऐसा करके उन्होंने कुछ ओबा फेमी को बताया था। मतलब स्केल पे जो नंबर है वो हमें देखने को ही नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि ये देखने दिखाने से कुछ बहुत अलग हो जाता है, लेकिन पहली बात तो कई लोगों को यही स्टूपिड लगता है कि ये कोई एमएमए फाइट तो है नहीं जहां पे वेट के हिसाब से, वेट कैटेगरी के हिसाब से हो रहा है, लेकिन वो ये स्पोर्ट है तो डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब ठीक लगता है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी तो वही है ना कि सेम सेम चीज रहेगी, तो कुछ तुम उसमें अलग भी कर सकते हो। अब इसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब एडम पियर्स इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है, ब्रॉक लेसनर पॉलेमैन के साथ आता है, अकेले वो नहीं आते। सिक्योरिटी वाले बंदे जो कि पुलिस ऑफिसर्स हैं, मतलब ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड में अलग से डब्ल्यूडब्ल्यू पुलिस ऑफिसर्स लेके आई है, क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटी वाले बंदों से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। तो भाई इनकी तो कहानी सिंपल, वो जो सिक्योरिटी वाले पुलिस ऑफिसर सारे रिंग में एंटर कर जाते हैं ताकि ये जो हट्टे कट्टे बंदे हैं वो लड़ भिड़ ना जाए। और उनकी तो स्टोरी ही बड़ी सिंपल सी है कि 2 हट्टे कट्टे बंदों का मैच होने वाला है हेल इन अ सेल में। और हट्टे कट्टे बंदों से मैं एक गिव अवे अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहता हूँ। तो भाई आज रात 12 बजे तक जो भी नेचुरल टीम पे जाके आरपंद वाला कोड यूज करेगा प्रोटीन खरीदने के लिए, मेरे पास वो सारे स्टैट्स आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, मतलब ऑर्डर आईडी में मैच कर लेता हूँ, तो उनको उन 5 लकी लोगों को मेरी तरफ से ये नेचुरल टीन का क्रिया मैक जो क्रिएटिन है वो फ्री मिलने वाला है, जैसे मैंने लास्ट मंथ भी इसको किया था। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है आज रात 12 बजे तक ही है। और कोई भी आप प्रोटीन, चाहे आप यीस्ट प्रोटीन लेना चाहो, प्लांट प्रोटीन लेना चाहो, वे प्रोटीन लेना चाहो, कॉन्सेंट्रेट लेना चाहो, आइसोलेट लेना चाहो, जो आपके बजट में आता है, जो आप लंबे टाइम तक कंज्यूम कर सकते हो, वो आप ले सकते हो। और 5 लकी लोगों को मैं मेरी तरफ से ये 5 क्रिएटिन क्रिया मैक मिल जाएगा। बस आप अपनी ऑर्डर आईडी मुझे या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना या फिर आप सिंपली मुझे मेल कर सकते हो। तो हट्टे कट्टे बंदों की बातों से आप भी हट्टे कट्टे बंदे होने पे ध्यान दो। अब इसके बाद क्या होता है, ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर, मतलब ऑब्वियसली भाई ओबा फेमी रिंग में है तो ब्रॉक लेसनर एंट्री मारेगा। कुछ अलग किया है यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने, जो कि मुझे पता है फैंस को पसंद नहीं ही आएगा। वही बात है ना कि अगर हेल इन अ सेल का पूरा केज यहाँ पे लगाया गया है तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ होने वाला है, लेकिन ब्रॉक लेसनर अंदर एंटर नहीं करते। वो हेल इन अ सेल का जो केज है उसको लॉक कर देते हैं, और जब उन्होंने लॉक किया तो ओबा फेमी आते हो, भैया ये क्या हो रहा है, बंद क्यों कर दिया इसने, अंदर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन पॉल हेमन बताते हैं भैया प्लान में चेंज है। और जब आप वो चीज देखना, भाई ब्रॉक लेसनर ने बहुत बुरा आज चिढ़ाया भी है ओबा फेमी को, वो ऐसे चाबी दिखा के चिढ़ा रहे होते हैं ओबा फेमी को कि देख भैया मैं अंदर नहीं आने वाला। अब ब्रॉक लेसनर पूरे रिंग का चक्कर लगा रहे हैं, जहां जहां पे भी ब्रॉक लेसनर जा रहा है ओबा फेमी भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, मतलब पीछे पीछे के आगे आगे वो खड़े हैं, बस बीच में वो हेल इन अ सेल का केज है, वो सेल की दीवार है। अब वही काम है जो हमेशा पॉल हेमन का है, वो करते हैं, हाइप करते हैं, कहते हैं अनडिफीटेड रहा है ब्रॉक लेसनर, इसने स्ट्रीक तोड़ी है अंडरटेकर की। लेकिन ये ओबा फेमी को क्या लगता है, ये रूलर, ये वानाबी रूलर तोड़ सकता है ब्रॉक लेसनर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को जो कि हेल ने सेल की है? कहते हैं माय एस। और इतने टाइम पे आप वहां
वहां पे देखना ब्रॉक लेसनर वो चाबी के साथ और मजे लेने लग गए, वो चाबी को मुंह में डाल के उसको फिर ऐसे ऐसे करके दिखा रहे होते ओबा फेमी को कि देख भैया तू कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं तेरे सामने ही खड़ा हूं। इसके बाद कहते हैं पॉल हेमन की ओबा फेमी होगा भैया अपना डोमिनेंट बंदा, लेकिन वो ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा सकता। और उन्होंने बता दिया कि ब्रॉक लेसनर का तो वेन हो चुका है और ब्रॉक लेसनर 303 पाउंड का है। फिर उस पर ऐसे करके ब्रॉक लेसनर अपनी मसल्स दिखा रहे होते हैं कि देख भैया अब तुझे फोड़ने वाला हूँ। और फिर लास्ट में जाते जाते एक बात बोली उन्होंने, कहते हैं आई विल सी यू एट समर स्लैम बिच। मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू को या क्रिएटिव लोगों को जो बिच वर्ड है वो बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। ब्रॉक लेसनर वहां से जाने लगते हैं, ओबा फेमी कहते हैं देख भाई हर बार की तरह तो फिर से जाने लग गया और हेल इन अ सेल वेट कर रहा है अब तेरा, क्योंकि इसमें तू मेरे साथ लॉक होने वाला है ना कि मैं तेरे साथ लॉक होऊंगा। इसके बाद फिर क्या होता है, दोनों बंदे एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, ब्रॉक लेसनर ने भी ओबा फेमी ने भी, दोनों ने एक दूसरे को मिडिल फिंगर दिखाई। और फिर ओबा फेमी गुस्से में तो था ही भाई, वो जो सिक्योरिटी वाले बंदे थे उन्होंने वहां पे उन सबको फोड़ दिया। एक बंदे को इतना ज्यादा खतरनाक पावर बॉम्ब लग सकता था, उसकी कमर टूट सकती थी, नेक टूट सकती थी, लेकिन ओबा फेमी ने वो सिक्योरिटी वाले बंदे को बचा लिया है। अब जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने वेन वाला सेगमेंट किया भैया, पूरा हेल इन अ सेल तुमने टांग दिया है, ये और बेटर हो सकता था, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर दोनों को। और मुझे लगता है फैंस, मतलब कोई ये नहीं कह सकता भाई मजा आ गया इसको देख के, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ करने की पोटेंशियल थी। अब सारी नजरें होंगी समर स्लैम के इनके हेल इन अ सेल मैच की तरफ। क्रिटिसाइज करने वाला तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, यहाँ पे अब क्या ही और ज्यादा इसके बारे में बात करें। फिर नेक्स्ट हमको शो पर देखता है कि भाई ब्लड लाइन आ गई है, दो लंबी लंबी एसयूवी वाली गाड़ियां आती है और उसमें ब्लड लाइन के सारे बंदे होते हैं। और आज ब्लड लाइन के सारे बंदों ने सेम ही टी शर्ट पहनी हुई है, जिसमें जेकब फाल्टो, जिमी ऊसो, जे ऊसो एंड रोमन रेंस होते हैं। तो वो देख के थोड़ी थोड़ी पुराने वाले टाइम की याद आई, 2022 वाले टाइम की, जब सबकी ऐसी ब्लड लाइन वाली जिसमें वो बने हुए हैं खुद वो वाली टी शर्ट थी। लेकिन हाँ, वो सिर्फ टी शर्ट पहनने से कुछ नहीं हो जाएगा सेम, आपको वैसी स्टोरी लाइन भी दिखानी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है शो पर मैच ब्रॉन ब्रेकर एंड ऑस्टिन थियरी वर्सेस अकीरा टोजावा एंड ओटिस के बीच में। और टोजावा ने इस मैच में स्पीयर खा लिया है, ये मैच वो हार गए। मैच के बाद भी वो मार रहे होते हैं, ओटिस फिर बचाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर मैक्सीन ने ओटिस को फिर से रिझाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से वो मैच मतलब जिसकी वजह से वो और पिट गए और लास्ट में एक और स्पीयर हिट कर लिया। और पूरे टाइम पे मैं ब्रॉन ब्रेकर को देख के यही फील कर रहा था कि भैया इस बंदे के साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर जवान वर्सेस रूसेफ के बीच में। दोनों बिल्कुल डिफरेंट रेसलिंग स्टाइल के लोग हैं, तो एक तरफ वो स्ट्रेंथ वाली चीज थी, एक तरफ हाई फ्लाइंग एक्शन था। एक ओजी कटर जब लगाने को जाते हैं भाई, रूसेफ ने वहीं पर उनको पकड़ के रोक लिया, तो वो बड़ा कूल लगा मुझे। फिर एक्युलेट फिनिशर से भी वो निकल जाते हैं और एंड में जाके अपना कटर लगा ही दिया उन्होंने और रूसेफ को उन्होंने इस मैच में पिन कर दिया। ऑब्वियसली अभी डब्ल्यूडब्ल्यू इन्वेस्ट करने वाली है जवान के ऊपर ज्यादा, और कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यू के मूड में आता है तो रूसेफ मैचेस जीतना शुरू कर देते हैं, वरना फिर उनका सिंपल वही है कि मैचेस तुम हारते रहो। अगला फिर आता है शो पर सेगमेंट, और भाई ये सेगमेंट देखते देखते मैं ऐसे करके ही इसको देख रहा था, भाई ये क्या हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है ये सेगमेंट बुरा है, उससे पहले हम जो चीजें देख रहे हैं वो सब देखने के बाद ये नाच गाना कौन देखना चाहेगा भाई? यहाँ पे तो जो हेनरी और डैन हाउजन का नाच गाना यहाँ पे हो रहा है। और आज डैन हाउजन ने जिस तरीके से वो अपना बाजा बजाया, मुझे तो हमारे भारत में जो बारात जाती है उसकी याद आ गई। वो कौन सा गाना होता है, जुली 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 का दिल तुम पे आया जुली, तो ऐसा वाला जब गाना चलता है तो हमारे यहाँ पे जो वो बजाने वाला होता है वो जैसे बजाता है ना जिस टोन में, वैसे ही कुछ डैन हाउजन यहाँ पे बजा रहे थे। इसके बाद क्या हो गया, रायन गार्सिया यहाँ पे आते हैं जो कि बॉक्सर है, उन्होंने गिटार ही तोड़ दिया जो हेनरी के ऊपर। फिर जेडी मैकडन और डोमिनिक आ जाते हैं और फिर डोमिनिक ने अपना स्प्लैश लगाया। तो वही है समर स्लैम में जो मैच हो रहा है उसको ये बिल्ड करने का इनका तरीका था। फिर शो पर नेक्स्ट मैच आता है रे मिस्टीरियो वर्सेस ईथन पेज के बीच में। मैच शुरू होने से पहले ही पता था इस मैच का आउटकम क्या होने वाला है। अब रे मिस्टीरियो का काम रह गया किसी एक इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन में ना होना, बल्कि सामने वाले बंदे को थोड़ा सा ओवर करना, और ईगो प्लेक्स के साथ इस मैच में ईथन पेज भी जीत चुके हैं। इसके बाद आता है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट और इसको मैंने एंजॉय किया। ऊसो सबसे पहले आते हैं और ब्लड लाइन वाली सेम टी शर्ट सबने पहनी है, थोड़ी सी पीछे से फटी हुई है जे ऊसो की टी शर्ट, तो वो थोड़ा सा अपने ड्रिप में रहते हैं और रन इट बैक उन्होंने फिर से किया, फिर से जे ऊसो का म्यूजिक चलता है। अब इसके बाद क्या होता है, जे ऊसो कहते हैं कि ये मैसेज उन सारे लोगों के लिए है जो कि समर स्लैम में होने वाले हैं। कहते हैं दिस शो वार्निंग शॉट बाउ करके उन्होंने फिर से अपना वो जो बात है वो बोली। और फिर इतने में क्या हुआ, सोलो सिकोवा कहीं से आते हैं और वो बंदे ने भाई क्या मस्त रोस्ट मार दिया यहाँ पे। वो ऐसे करके बाओ करके वो बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं फ्यू फ्यू बाओ, ऐसे करके उन्होंने बोला, मतलब मजाक ही उन्होंने उड़ा दिया बहुत ज्यादा जे ऊसो का। सोलो सिकोवा ने आज लाल कपड़े नहीं बल्कि पूरे व्हाइट पहने थे, तो उनका ड्रिप भी बड़ा सही लग रहा था। कहते हैं तुम किस ब्लड लाइन की बात कर रहे हो भाई, इस ब्लड लाइन में तो मैं भी
भी हुआ करता था। जिमी उसे कहते हैं, ओ भैया यार तू ये गेम में खेलना बंद कर दे, तुझे भी पता है कि ये ब्लड लाइन ने ही तुझे बनाया है, तो ब्लड लाइन में वापस आ जा। सोलो सिकोआ कहता है क्या करने आऊंगा मैं, ये जो तुम्हारा यीट क्रैप है इसको करने के लिए आऊंगा, मैं कभी ब्लड लाइन में वापस नहीं आने वाला, और सभी लोगों को पसंद है इस समय मैं जहां पर भी हूं। और भाई इसके बाद लोगों ने सोलो सिकोआ के लिए चीयर किया है। मतलब आज एक प्रॉपर सोलो सिकोआ को बेबी फेस वाला रिएक्शन मिला, और उनके काम भी पूरे बेबी फेस वाले थे। ये काफी एक फ्रेश चीज लगी। अब इससे पता चलता है कि देखो ऐसा नहीं है कि सोलो सिकोआ ने आके कुछ बहुत ही अलग कर दिया, लेकिन कुछ आप फ्रेश चीज दिखाते हो ना तो उसको देखने में मजा आता है, क्योंकि इतने सालों से हमने सोलो सिकोआ को कभी बेबी फेस देखा ही नहीं है, तो ये बहुत नई चीज है। और आई होप WWE इसको फंबल ना करे, इसको थोड़े अच्छे पेज पे तुम चलाओ। ये नहीं कि मेन इवेंट में डालने को कोई बोल रहा है सोलो सिकोआ को, एटलीस्ट ऐसा रखो कि इस कैरेक्टर में फन आए। वो सेम चीज तुम बार बार रिपीट करने की कोशिश मत करना। फिर वो कहते हैं कि ये है मेरा वार्निंग शॉट तुम्हारे लिए, तुम रोमन रेंज को जाके बोल सकते हो कि वो मेरे पिछवाड़े को किस कर सकता, अपने आप को सोलो डोलो सिकोआ वो बोल रहे होते हैं। इतने में एलन नाइट भी आते हैं, उन्होंने भी एक प्रोमो कट किया, उसको मजाक उड़ाते हैं। उनकी पहले वाली जो एंट्रेंस थी उसको एक तरीके से वो मॉक करते हैं, और उसके बाद कहते हैं ठीक है समर स्लैम में मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन फिर कुछ मूड बदला एलन नाइट का, वो वापस आते हैं और सोलो सिकोआ के साथ मिलकर वो ऊसोस को मारने लग गए। फिर जेकब फाटू आते हैं, जेकब फाटू ने सबको बजा दिया। फिर रॉय स्कीज आते हैं, और रॉय स्कीज जब भी तीरोमेल के साथ में आ गए तो फिर उन्होंने ब्लड लाइन को ही भगा दिया। और अगेन मैं फिर से जेकब फाटू के कैरेक्टर के बारे में कहना चाहूंगा कि कब भाई ये बंदा, या तो इस मुझे लगता है कि वो होता है ना कि एक कुछ साल में महीने होते हैं, 2 महीने उसमें वो कुछ ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि ये पागल हो जाता है, फिर पूरे साल भर ही ऐसे ही रहता है। ऐसा कुछ है, या ये क्रिएटिव लोगों के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है भाई। तुम फिर अब तुम 2 हफ्ते बाद फिर से दिखा दोगे जेकब फाटू तो ये है। अरे हम पागल वागल थोड़ी हैं भाई, कुछ कंसिस्टेंसी भी तो तुमको रखनी होती है किसी कैरेक्टर में। वो WWE यहाँ पे दिखाते नहीं है, फिर वही है वो रोक रहे होते हैं उनको, और ठीक है पिट पिटा के फिर ब्लड लाइन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद शो पर एक टाइटल चेंज भी हो चुका है, और ये पूरा अनएक्सपेक्टेड था भाई मेरे लिए। सोल रूका वर्सेस रकेल रोड्रिगेज का मैच था। रिंग साइड पर लिव मॉर्गन थी, चुल उन्होंने बहुत ज्यादा करी, इतनी कर दी कि फिर रॉक्सैन भी जब आ गई और अपना वो सोल स्नैचर फिनिशर लगाने के लिए जाती हैं, तो वो रेफरी ने देखा नहीं, और भाई क्या गंदे तरीके से रकेल रोड्रिगेज के पता नहीं मुंह से कहां से तो खून निकल रहा था बहुत ज्यादा, और एंड में फिर अपना तहाना बॉम्ब लगा के इस मैच में उन्होंने पिन कर दिया है सोल रूका को, और वो बन चुकी है नई विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। जजमेंट डे के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो रकेल रोड्रिगेज अब तक थोड़ी ऐसी वीक सी लगती थी, फीकी लगती थी, लेकिन ये चैंपियनशिप आई थिंक कुछ ऐड करने वाली है उनके कैरेक्टर में। और वहीं अब सोल रूका के लिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऐसा मुझे तो लग रहा था कि ये टाइटल उनके पास लंबे टाइम तक रहेगा, जिस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था WWE उनकी ट्रैजेक्टरी बनाएगी रेसलमेनिया तक, लेकिन ये शायद कुछ तो WWE ने चेंज किया, जो कि अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं ये क्या टाइटल उनको वापस मिल पाता है, या फिर अभी इसके लिए जो रोना धोना है वो बहुत ज़्यादा होगा। ईओस का भी वैसे इस मैच में आती है, लेकिन वो भी लिव मॉर्गन को साइड लगाने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। और फिर आता है शो का मेन इवेंट, जहाँ पे रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आने वाले हैं फेस टू फेस। सबसे पहले रोमन रेंस आते हैं अपनी पूरी शाही एंट्रेंस करके, अच्छे से टाइम लेके, उसके बाद लॉस एंजेलिस करके वो एक्नॉलेज मी बोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट हो गया। भाई रोमन रेंस के रिएक्शंस बहुत मस्त रहते हैं जब भी उनको कोई इंटरप्ट करता है। ये हमने जॉन सीना वाली फ्यूड में भी देखा, ब्रॉक लेसनर वाली फ्यूड में भी देखा, मतलब जितने भी उनके ट्राइबल चीफ वाले टाइम में रहा है, वो रोमन रेंस के एक्सप्रेशन बहुत सही होते हैं। सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग में, और उन्होंने आके बोल दिया लॉस एंजेलिस एक्नॉलेज मी, और उसके बाद उन्होंने अपना वो जो वी द वन है वो भी किया था। रोमन रेंस को बड़ा गुस्सा आता, कहते हैं भाई ऐसे ही तू अच्छी चीजों को बर्बाद कर देता, तो एक एसोल है। सेथ रॉलिंस अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं हाँ भैया मैं बैड गाय हूँ, क्योंकि मेरे को सब कुछ नहीं मिला ना तेरी तरह, जैसे तेरे को सिल्वर प्लेटर में मिला था, मेरे को तो भाई सब चीजों के लिए ग्राइंड करना पड़ा। तू होगा अपने आप में मनी मेकिंग मशीन, तू होगा रोमन रेंस में, तेरे से कुछ भी नहीं लेने वाला है यहाँ पे, लेकिन एक चीज जहां पे तू मेरे से बेटर नहीं है वो है प्रोफेशनल रेसलिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं तेरा पिछवाड़ा ओन करता हूँ। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देख तू मुझे कुछ भी बोल सकता है, लेकिन तू मुझे एक झूठा नहीं बोल सकता, क्योंकि जो भी वीडियो पैकेजेस हुए यहाँ पे क्लियरली ये दिखाया कि मैं तुझे ओन करता हूँ, और समर स्लैम में भी सेम होगा। रोमन रेंस इस बार तू क्या करने वाला है, क्या तू डिस्क्वालिफिकेशन करवाएगा, या फिर तू इस बार अपनी ब्लड लाइन को बुलाने वाला है? रोमन रेंस कहते हैं भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, कहते हैं वो भाई तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे ओनली रियल सुपरस्टार ट्रू चैंपियन मैं ही हूं, मुझे तुझे हराने की जरूरत है समर स्लैम में, और इंडस्ट्री भी यही चीज चाहती है। फिर ये चीज सुन के सेथ रॉलिंस को कुछ याद आया, कहते हैं रिडेम्पशन चाहिए ना तेरे को, और मुझे याद है तूने बोला था कि तू ये चाहता है कि समर स्लैम में जब मैं यानी कि रोमन रेंस जब सेथ रॉलिंस को हराए तो ये फैमिली उस चीज को देखे, तो इसी चीज को वो रेसलमेनिया 31 की बात पे लेके जाते हैं। याद है ना उस टाइम भी रिंग साइड पे तेरी फैमिली थी, और ये ज्यादा बोली गई है बात रोमन रेंस के
पिताजी के लिए, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। इस वजह से ये थोड़ी ज़्यादा और पर्सनल थी, लेकिन उस चीज़ को वो ज़्यादा लेके नहीं आए। आई थिंक वही है कि वो थोड़ा सेंसिटिव चीज़ है, तो शायद स्टोरी लाइन में उसको लाना सही नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि जैसे तेरी फैमिली रोती हुई घर गई थी ना, क्योंकि अगर आपको इसकी बैक स्टोरी नहीं पता तो ये भी अपने आप में एक अलग ही मुद्दा बना था कि उस दिन रोमन रेंस जीतने वाले थे, लेकिन और रोमन रेंस की फैमिली को भी ये लगता था, लेकिन फिर उस दिन तो सेथ रॉलिंस ने अपना कैश इन कर लिया था। तो वो कहते हैं जैसे उस दिन उनको रोते हुए देखने में मुझे मजा आया था, मैं फिर से ये चीज करना चाहूंगा, वो रोते हुए घर जाए और तेरे जो बच्चे हैं ना उन्हें भी पता चले तू कैसे फ्रॉड है, तू कैसे लूजर है और सेथ रॉलिंस की तू बिच है। ये करके जब उन्होंने बोला तो रोमन रेंस ने बोला भैया अब मैं ना सहूं। उसके बाद उन्होंने मारना शुरू कर दिया, सुपरमैन पंच भी उन्होंने हिट किया, स्पीयर भी उन्होंने लगा दिया, तो लगा अच्छा ठीक है, गो होम शो में मतलब रोमन रेंस को अपर हैंड मिल गया है। लेकिन वो दिमाग में जो खुजली है रोमन रेंस के, जो हर बार उनके लिए खुद ही प्रॉब्लम बन जाती है सेथ रॉलिंस के सामने, वो फिर से हो गई, क्योंकि वो स्टील चेयर लेके आते हैं, मारने के लिए वो उनको जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस भाई पहले से रेडी था। जैसे ही रोमन रेंस रिंग में घुसा, सेथ रॉलिंस ने वहां पे स्टील चेयर के ऊपर अपना जो स्टॉम्प है उसको हिट कर दिया है और अपर हैंड इस समर स्लैम के मैच से पहले मिला है सेथ रॉलिंस को। आज की मंडे नाइट रॉ को मैं रेट करूंगा भाई 3.5 स्टार। इसमें पोटेंशियल थी बहुत अच्छा शो होने की। बाकी नेचुरल टीन के गिव अवे के लिए आज रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। वेबसाइट से जाके आरपन कोड यूज करके आप कोई भी प्रोटीन लेते हो तो 5 लकी लोगों को क्रिएटिन मेरी तरफ से मिलने वाला है। बस अपनी ऑर्डर आईडी आप मुझे इंस्टाग्राम के डीएम या फिर मेल में मेंशन कर देना। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। एंड तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।